वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। यूपी ट्रिपल एससी की प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी चल रही है, जिसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को देख लिया है। ऐसे प्रश्न जो पीवाईक्यू में आए थे और ऐसे प्रश्न जिनके आगे आने की संभावना है, यानी कि मॉडल क्वेश्चंस के तौर पे। पीवाईक्यू तो आपके पूछे ही जाते हैं, इसके साथ ही साथ ऐसे प्रश्न जिनके आने की संभावना है उनको भी यहाँ पर रखा गया है। इस क्रम में, इस सीरीज़ की क्रम में ये अगली आपका सीरीज का वीडियो है। पहला प्रश्न है कि हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। ए देश के कुल वन क्षेत्र, बी इनमें से कोई नहीं, सी देश के वन क्षेत्र का विनाश, डी प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग यानी कि हरित लेखांकन का जो अर्थ है वो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, ये है इसका अर्थ। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन अकाउंटिंग हरित लेखांकन को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी आपका अलग से पूछा जा सकता है। इस क्रम में जो अगला प्रश्न है कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ए मणिपुर, बी तमिलनाडु, सी मेघालय और डी असम। ये जो संगाई महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये पूछा गया है। सही उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि मणिपुर। मणिपुर में आपका संगाई महोत्सव होता है, आयोजित होता है। और इस महोत्सव का जो नाम है ये मणिपुर के राष्ट्रीय पशु यानी कि जो संगाई है, मणिपुर का राष्ट्रीय पशु क्या है, संगाई के नाम पर रखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। संगाई क्या है? संगाई एक ऐसा कह सकते हैं प्रजाति है, या कह सकते हैं एक ऐसे टाइप के हिरन हैं जो केवल मणिपुर में पाए जाते हैं। तो संगाई क्या है? हिरन है। ऐसे हिरन जो सिर्फ ऐसे हिरन कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में पाए जाते हैं। तो मणिपुर का जो राजकीय पशु है कौन सा है? संगाई है। और इस महोत्सव का नाम इसी राजकीय पशु के नाम पर पड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है। संगाई क्या है ये भी ध्यान रखना है, महोत्सव कहाँ होता है ये भी ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ और बातें कि जो पोंगल है, पोंगल एक आपका फेस्टिवल है, त्यौहार है। ये पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में कि पोंगल कहाँ आपका आयोजित होता है। ये तमिलनाडु में आयोजित होता है, तमिलनाडु राज्य में आयोजित होता है। इसके साथ ही साथ बिहू आपका एक महोत्सव है, त्यौहार है, ये असम में होता है। ये दोनों ही फेमस है, अब कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं। इस क्रम में जो अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है आपको कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है। ए कर्म, बी अहिंसा, सी वैराग्य और डी निष्ठा। यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहिंसा। जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, आपको पता है जैन धर्म में 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत हैं जैन धर्म के अंतर्गत। जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जैन धर्म के अंतर्गत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिसमें से पूछा जो गया था प्रश्न कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है, तो अहिंसा है, आपको पता है। इन चारों में से कौन सा होगा? अहिंसा होगा। मान लेते हैं अहिंसा की जगह पे अगर सत्य होता तो आप सत्य कर सकते थे। अगर यहाँ पे अहिंसा की जगह अस्तेय होता तो अस्तेय कर सकते थे। अपरिग्रह होता अपरिग्रह कर सकते थे। ब्रह्मचर्य होता तो आप ब्रह्मचर्य टिक करते, सही होता। और ध्यान देने की बात यह है जो प्रश्न में कि सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत की जब बात आएगी तो अहिंसा ही है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न ऐसे आता है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, तो अहिंसा की जगह जैसा कि मैंने बताया सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य कोई आएगा, आप टिक कर सकते हैं। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाएगा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है, तो अहिंसा है। मान लीजिए ऑप्शन आपके जो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ऐसे आता है, तो आपको उसमें अहिंसा टिक करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत की बात आएगी तो अहिंसा होगा।
इस तरीके से अगर नॉर्मली प्रश्न आता है कि महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है या कौन से हैं, तो उसमें आपको इनमें से कोई टिक कर देना है। अहिंसा हो, वहाँ पे सत्य हो, अस्तेय हो, परिग्रह हो या ब्रह्मचर्य हो। आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि सेकंड, बी इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त, और डी समुद्रगुप्त। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? आपको पता है चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। इनके दरबार में नवरत्न शामिल थे। और नवरत्न में आपको पता है कालिदास थे, धन्वंतरी थे, वराह मिहिर थे, ऐसे कई लोग थे, वररुचि थे। उनमें से आपको पता है जो 9 विद्वान थे, जो 9 कह सकते हैं नवरत्न थे, उनसे जो उनकी शासकीय स्थितियाँ थी वो चलती थी और उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी, आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न इस क्रम में है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ए खिलजी, बी लोदी, सी सैयद, डी तुगलक। सही उत्तर आपका ए होगा, यानी कि खिलजी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में जो खिलजी है, इसने सबसे जो खिलजी राजवंश है इसकी जो अवधि है वो सबसे कम समय की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है वो है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया? ए सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, बी युद्ध छेड़कर, सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, और डी हड़प नीति के माध्यम से। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। किस तरीके से कब्जे में लिया? सी यानी कि राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया। चलिए ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे आपका जो होगा वो ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो डलहौजी थे उन्होंने राज्य में कुशासन यानी कि अव्यवस्था के नाम पर या आधार पर अवध के जो नवाब उस समय थे वाजिद अली शाह, इनको अपदस्थ किया। उसके करने के बाद 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था, जैसा कि आपको पता है, और बाद में और ब्रिटिश साम्राज्य में उसको मिला लिया था अवध को। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो ठीक होगा वो सी होगा, यानी कि राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ए लोथल, बी नागपट्टनम, सी महास्थानगढ़, डी सिकंदरिया। सही उत्तर आपका यहाँ पे जो होगा वो लोथल होगा। लोथल जैसा कि आपको पता है गुजरात में लोथल शहर के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि लोथल। इस क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था? ए खिलाफत, बी सविनय अवज्ञा, सी स्वदेशी और डी डांडी मार्च। सही उत्तर आपका यहाँ पे होगा सी, यानी कि स्वदेशी। स्वदेशी यहाँ पे आपका ठीक उत्तर होगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे को डिज़ाइन किया गया था। यह पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज था जिसे डिज़ाइन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इस ध्वज में 3 रंग शामिल थे, लाल, हरा और पीला। खास बात है, आपको रंग भी ध्यान रखने हैं, लाल, हरा और पीला। ये पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ए 1919, बी 1931, सी 1909 और डी 1930। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1919। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उसके बाद ऐसी अफवाहें थी कि इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख यानी जिनको खलीफा कहा जाता है, ओटोमन सम्राट पर एक कठोर शांति संधि लागू होने जा रही थी। अतः खलीफा की अस्थायी शक्तियों यानी कि टेम्पोरल पावर्स की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में यानी कि बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे का जो प्रेफेस है, प्रस्तावना है।
प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? सही उत्तर होगा सी यानी कि 6। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? ए सिपाहियों, बी बागान श्रमिकों, सी किसानों और डी जमींदारों। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर सिपाहियों यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, यानी कि सिपाही विद्रोह एक तरीके था। ये आपको पता है किस तरीके से मंगल पांडे उसमें होते हैं, आपको पता है किस तरीके से जो कारतूस में चर्बी को लेकर विवाद होता है, उसके बाद पता है आपको किस तरीके से क्रांति का कहीं ना कहीं जो 1947 की आज़ादी मिलती है उसके पीछे की जो शुरुआत है वो 1857 की क्रांति से होती है, मेरठ से। चलिए तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विद्रोह आपको पता है मेरठ शहर में शुरू हुआ था। चलिए इस क्रम में जो अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए डोडा बेट्टा, बी आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे पचमढ़ी, इसके बाद आपका ऑप्शन है सी गुरु शिखर और डी अनाईमुड़ी। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है ये प्रश्न पूछा गया है। सही उत्तर सी यानी कि गुरु शिखर। अरावली पहाड़ी आपको पता है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से है। प्रश्न कह रहा है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? ए काल वैसाखी, बी मैंगो शावर, सी लू और डी व्यापारिक पवनें। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। सही उत्तर आपका जो यहाँ पे हो जाएगा वो सी हो जाएगा यानी कि लू। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में जो बहने वाली हवा है, पवन है, वो लू कहलाती है, जैसा कि आपको पता है। और मोटा मोटा मार्च से मई तक का जो भारत में क्या होता है ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रश्न है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर, बी है 83 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर, सी है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी है 82 डिग्री 50 अंश पूर्वी देशांतर। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है यहाँ पे पूछा गया है। सही उत्तर आपका ए होगा यानी कि 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। चलिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चलाया गया था, यानी कि क्या ऐसी घटना घटी थी जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो सामने आता है। ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी वेवेल प्लान, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट और डी क्रिप्स मिशन की विफलता। सही उत्तर आपका डी है यानी कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी 1942 में। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इस आंदोलन का लक्ष्य अगर पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति ही इसका लक्ष्य था। कब शुरू हुआ? महात्मा गांधी ने शुरू किया अगस्त 1942 में। ये ध्यान रखना है आपको, अगस्त 1942। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ? मुंबई में शुरुआत होती है। किस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन शुरू हुआ? क्रिप्स मिशन की विफलता के स्वरूप शुरू हुआ। आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की विफलता। ये कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का समापन, यानी कि जो ब्रिटिश वहाँ पे एम्पायर उस समय बन गया था उसका कहीं ना कहीं उसकी समाप्ति पर बल दे रहा था ये आंदोलन। चलिए इस क्रम में जो अगला प्रश्न है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ए कंचनजंगा, बी कामेत, सी केटन और डी नंदा देवी। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? सही उत्तर यहाँ पे ए होगा यानी कि कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा भारतीय सबसे ऊंचा शिखर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है सबसे ऊंचा भारतीय शिखर कौन सा है,
तो कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है यानी कि जो कंचनजंगा है यह माउंटेन एवरेस्ट और गॉडविन ऑस्टिन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत का या भारतीय शिखर है सबसे ऊंचा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। डैश में आपको बताना है सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी या पीएनजी। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, ये पूछा गया है। आपको पता है एलपीजी यानी कि आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो 1991 की बात है वो ध्यान रखना है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस तरीके से जो मॉडल है ये काम करता है ये आपको पता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कि प्रतिशत के लिए डैश है, डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। यानी कि कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी है यदि उनमें कम से कम, यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है, प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। यानी कि इतने परसेंट जो पूंजी है वो सरकार के अधिकार में होती है, तभी वो कंपनी है वो सरकारी कंपनी के तौर पर सामने आती है। ए 51%, बी 50%, सी 25% और डी 49%। सही उत्तर ए है, यानी कि 51%। सरकारी कंपनी का मतलब होता है ऐसी किसी भी कंपनी से जिसमें केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार या आंशिक रूप से केंद्र सरकार कह सकते हो के द्वारा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी का 51% से कम जो है वो नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसी जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। ए अयोध्या, बी मुरादाबाद, सी सीतापुर और डी बलिया। सही उत्तर है सीतापुर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थान है वो आपका सीतापुर में है, जो कि हिंदुओं का काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चलिए, गोमती नदी के तट पर आपको ध्यान रखना है स्थित है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस क्रम में ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे प्रश्न हैं जो पीवाईक्यू में आपके आए थे और ऐसे जिनके आगे आने की पूरी संभावना है, तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि सीतापुर में नैमिषारण्य धाम स्थित है। प्रश्न कह रहा है अगला, डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। ए सिडबी, बी आईएफसीआई, सी नाबार्ड और डी एक्सिम बैंक। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था को पूछा गया है। सिडबी, आईएफसीआई, नाबार्ड या एक्सिम। सही उत्तर सी यानी कि नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, जो कृषि और आपका ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए है। आपको ध्यान रखना है, एक ऐसी केंद्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं इस क्रम में। जो अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? ए भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास, बी यह सभी, सी आर्थिक नीति की असफलता और डी विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। सही उत्तर डी यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। 1951 के आर्थिक सुधारों के द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, ये जो समस्या थी इसकी ओर ध्यान दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्रम में 1991 यानी कि जो एलपीजी की बात हमने की थी, आपका जिसमें प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, लिबरलाइजेशन था। अगला प्रश्न है कि हॉलमार्क
लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से, जो हॉलमार्क का लोगो होता है का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? ए कृषि उत्पाद, बी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सी विद्युत वस्तुएं और डी जेवर। सही उत्तर आपको पता है, बहुत ही कॉमन उत्तर है इसका, कह सकते हैं बहुत नॉर्मल प्रश्न है ये। हॉलमार्क जो लोगो होता है उसका इस्तेमाल जो होता है वो जेवर के लिए होता है, यानी कि आभूषणों के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? ए मौलिक अधिकार, बी समाजवाद, सी गांधीवादी सिद्धांत और डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन से ऐसे जो ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं, किनके बारे में कहा जा रहा है कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है वो है निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान में किसके अंतर्गत आते हैं, ये इसमें पूछा गया है प्रश्न। ए कह रहा है भाग 4 का, दूसरा कह रहा है आपका ऑप्शन है अनुसूची 4 का, सी है भाग 3 और डी है भाग 4। कौन सा सही उत्तर होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे ए सही होगा, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य सिविलियंस के क्या होने चाहिए वहाँ पे बताए गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ए भारत के राष्ट्रपति, बी संघ की राजभाषा, सी राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, डी संसद का संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है ये पूछा गया है। सही उत्तर आपको पता है संघ की राजभाषा, जिसके अंतर्गत आपको पता है हिंदी के बारे में है। राजभाषा जैसा कि आपको पता है हिंदी की जो देवनागरी लिपि में जो हमारी हिंदी भाषा है उसको संघ की राजभाषा माना गया है। चलिए, तो इसमें हमने इस सीरीज़ में हमने अभी तक काफ़ी सारे प्रश्नों को देख लिया है। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे इस सीरीज के जो अन्य प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें PYQ और महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं आपके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।